नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स का मकसद है आप तक डिसेबिलिटी रिलेटेड अपडेट्स पहुंचाना। आज है 12 फरवरी 2021। चलिए तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। शुरू में ही सुनेंगे डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन और फिर दानिश महाजन जी से आर ओपिनियन सेगमेंट में उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे। प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। आइए सुनते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, ये है रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स मेरे यानी गौरी कुबेर के साथ। दोस्तों, कम्युनिटी कलर्स में हम आपको रूबरू करवाते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों से। चलिए बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी इम्पोर्टेंट खबरों से। टेक्नोलॉजी ट्रेनर रंगास्वामी आयोजित करते हैं 2 महीने का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग फॉर पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट। इस बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट ब्राउजिंग और बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 96866731 पर या फिर व्हाट्सएप करें इसी नंबर यानी 9686731373 पर। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ले चलते हैं आपको एक गंभीर समस्या की ओर। फ्रेंड्स, 93 डिसेबिलिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कार्यकर्ता और संबंधित नागरिकों ने मिलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक संयुक्त पत्र लिखा है। इस पत्र में नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा है कि विकलांग महिलाओं पर यौन उत्पीड़न की बड़ी घटनाएं हो रही है। इसके बावजूद नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB इन घटनाओं की अलग से श्रेणी बनाकर इनका अलग थलग डेटा नहीं रखता है। इस तरह के डेटा का रखरखाव भविष्य में ऐसे मामलों में डिसेबल्ड पीड़िता को न्याय प्राप्त करने में सहायक साबित हो सकता है। इससे अपराधी तक पहुंचने में और नए कानूनी तंत्र विकसित करने में भी आसानी होगी। NPRD, NAB, AIFD, परिवार और अन्य संगठनों ने इस पत्र में मामले को गंभीरता से समझाते हुए कहा है कि विकलांग लड़कियों पर यौन हमलों की संख्या गंभीर रूप से बढ़ रही है। पैंडेमिक में तो न सिर्फ मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है, बल्कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ क्रूरता भी बढ़ी है। दोस्तों, सबसे बुरी बात तो ये है कि कई मामलों में डिसेबल्ड पीड़िता का जीवन और ज्यादा मुश्किल करने के लिए अपराधी घटना के बाद भी भयावह कृत्य का प्रदर्शन करता है। हाल के ही बिहार के मधुबनी मामले में ये स्पष्ट था कि गैंग रेप के बाद भी एक सुनने और बोलने में अक्षम लड़की की आंखों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस स्पेशल रिपोर्टर रशीदा मंजू जी ने अपने भारत दौरे के बाद बताया कि इस तरह के डेटा की कमी विकलांग महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को अदृश्य रूप दे देती है। डिसेबिलिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के सिग्नेटरीज ने सितंबर 2019 में CRDP की कुछ सिफारिशों पर ध्यान आकर्षित किया था, जिसमें ये निवेदन किया गया था कि सरकार सुनिश्चित करे कि NCRB किसी भी मामले में आयु, लिंग, निवास स्थान के साथ साथ लैंगिक हिंसा के मामलों में विकलांगता की जानकारी भी अलग से इकट्ठा करे। यहाँ तक कि मानवाधिकार आयोग ने भी विकलांग लोगों पर होने वाली हिंसा का अलग रिकॉर्ड रखने का महत्व जान लिया है। फ्रेंड्स, डिसेबिलिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इस तरह से डेटा को अलग से जारी करने पर जो इनकार दिया है, उस पर भी कई सवाल खड़े किए। NCRB ने भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की आड़ लेते हुए कहा कि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि ये काम राज्य सरकार के तहत रहेगा। दोस्तों, अगर इस तर्क को मान भी लिया जाए तो कई सारे अपराधों का डेटा अलग थलग कैटेगराइज हो ही नहीं सकता। ये तो काफी गंभीर मुद्दा है और केंद्र सरकार ने इसकी जल्द से जल्द दखल लेनी ही चाहिए।
आइए अब सुनते हैं कि 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स के विलीनीकरण यानी कि मर्जर को क्यों हो रहा है विरोध। द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 2014 में डॉक्टर विमल जालान की निगरानी में एक आयोग का गठन किया जो सरकारी खर्चों पर नियंत्रण रखता हो। इसके बाद 2017 में श्री रतन पी वाटल के साथ नीति आयोग ने एक समिति गठित की जो सभी ऑटोनोमस बॉडीज के खर्चों की समीक्षा करती है। दोस्तों, ये कमेटी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी DEPWD के तहत आने वाली ऑटोनोमस बॉडीज पर भी अपनी नजर रखती है। फ्रेंड्स, हाल ही में इस समिति ने प्रस्ताव रखा है कि 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स को विकलांगता के आधार पर 4 हिस्सों में बांट दिया जाए और इनमें कर्मचारियों में 20% और खर्चे में 30% की कमी की जाए। इस प्रस्ताव के खिलाफ डिसेबिलिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कार्यकर्ता और संबंधित नागरिकों ने एकजुट होकर मजबूत विरोध प्रदर्शन किया है। देश के विभिन्न भागों से जुड़े डिसेबिलिटी राइट्स एंड एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने कैबिनेट मिनिस्टर श्री थावर चंद गहलोत जी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने इस विषय में लिखा है कि ये मर्जर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास और पुनर्वसन सेवाओं पर बुरा असर कर सकता है। जहां इस मामले में विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता है, वहीं विलीनीकरण एकदम ही विपरीत कदम साबित होगा। इससे विभिन्न सेवाओं पर भी परिणाम हो सकता है। इतना ही नहीं, ये प्रस्ताव विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई प्रतिबद्धताओं के खिलाफ भी है। दोस्तों, डिसेबिलिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने एकजुट होकर ये मांग की है कि इन 9 संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का महत्व ध्यान में लिया जाए और इसे ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाए और इस मर्जर जैसे गैर सलाह वाले प्रस्ताव को आगे बिल्कुल न बढ़ने दिया जाए। फ्रेंड्स, गौर करने वाली बात तो ये है कि इस साल पहले ही बजट में की गई है कटौती और अब ऐसे मर्जर्स के प्रस्ताव क्या सचमुच भारत में विकलांग लोगों की प्रगति को सही दिशा में लेके जा रहे हैं? आइए दोस्तों, अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। दिव्यांगों ने सौंपा प्रधानमंत्री, सांसद और कलेक्टर को 21 सूत्रीय मांगों का एक मेमोरेंडम। विकलांग उत्थान परिषद की प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय अधिकारिता केंद्रीय मंत्री, इनके नाम 21 मांगों का एक मेमोरेंडम सौंपा है। इसमें लिखे निवेदन इसलिए विचारणीय है क्योंकि ये न सिर्फ दिव्यांगों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, बल्कि इन मांगों की वजह से दिव्यांग लोग समाज की मुख्य धारा से भी जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें से कुछ मांगों को संक्षेप में। मेमो में मांग की गई है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों को अतिशीघ्र जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। देश व समस्त प्रदेशों में दिव्यांग आयोग बनाए जाए और उसमें सभी पदाधिकारी दिव्यांग हो, ऐसी व्यवस्थाएं भी की जाए। दोस्तों, इस मेमोरेंडम में दिव्यांग, वृद्ध, विधवा, बच्चे तथा दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी कई महत्वपूर्ण मांगे की गई हैं। कई सरकारी योजनाओं में दिव्यांग लोगों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने की मांग भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ दिव्यांगों के लिए रेलवे में रिजर्वेशन कोटा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग भी इसमें हो रही है। सभी प्रकार की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ितों के लिए भारत में जब तक इलाज उपलब्ध नहीं होता, तब तक उन्हें केयर टेकर, फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी इत्यादि सुविधाएं अधिनियम में व्यवस्था करके उपलब्ध कराई जाए। ये मांग भी इस मेमो में की गई है। दोस्तों, मेमोरेंडम तो सरकार तक पहुंच चुका है। अब सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, ये तो हमें आने वाले भविष्य में ही पता चल सकता है। दोस्तों, बढ़ते हैं एक इवेंट की ओर जहां आप ढूंढ सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर। वासुदेव बुबना मेमोरियल ट्रस्ट का
वॉइस विजन आयोजित कर रहा है ऑल इंडिया 9th मैट्रिमोनी मीट फॉर डिसेबल्ड, एक ऐसा इवेंट जहां आप ढूंढ सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर ऑन संडे 28 फरवरी 2021 अपने घर से ही ऑनलाइन जूम पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02240400000 पर या फिर संपर्क करें 9820566010 पर। दोस्तों सुनते हैं एक आशादायी खबर। विकलांग व्यक्तियों को है उच्च शिक्षा का अधिकार। केरल उच्च न्यायालय ने दी सेरेब्रल पाल्सी पीड़ित छात्रा को MBBS करने की अनुमति। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में अपनी पढ़ाई करना चाहता है और यदि वो ऐसा करने में सक्षम है तो उसकी विकलांगता उसके रास्ते में नहीं आएगी। जस्टिस P सुरेश कुमार ने कहा कि यदि कोई विकलांग व्यक्ति एडमिशन की तय सीमा को पार कर लेता है तो उसे एडमिशन से वंचित नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने इस बात की बेदखल ली कि 2016 का विकलांग व्यक्तियों के अधिकार का अधिनियम इसी उद्देश्य से पेश किया गया था कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में 5% सीटें विकलांग उम्मीदवारों के लिए सुनिश्चित की जाए। उच्च शिक्षा का ये अधिकार इसमें काफी सहायक साबित हो सकता है। न्यायाधीश श्री कुमार ने आगे कहा कि ये राज्य का दायित्व है कि वो अपने विकलांग नागरिकों को जीवन के सभी पहलुओं में सशक्त बनने का मौका प्राप्त कराए। इस केस में जिन्हें सेरेब्रल पाल्सी और ट्रिपल प्लेजिया की वजह से MBBS की एडमिशन नकार दी गई थी, उनकी असल विकलांगता का स्तर 80% के नीचे था, लेकिन उनके ट्रिपल प्लेजिया को लोकोमोटर विकलांगता की सामान्य श्रेणी में आने वाले एक स्वतंत्र स्थिति के रूप में देखा गया। इस बिना पर उन्हें MBBS प्रवेश के लिए अयोग्य पाया गया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने ये पाया कि उनका ट्रिपल प्लेजिया कोई स्वतंत्र स्थिति ना होते हुए उनकी सेरेब्रल पाल्सी की वजह से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में लोकोमोटर डिसेबिलिटी के मानदंडों पर उन्हें प्रवेश से इनकार नहीं दिया जा सकता। इसीलिए अदालत ने याचिका को अनुमति देते हुए डिसेबल्ड छात्रा को मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति दे दी है। फ्रेंड्स, इस एक छात्रा की वजह से न जाने कितने विकलांग लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की उम्मीद बन चुकी है। चलिए दोस्तों, मुड़ते हैं केरल की ओर। केरल के चीफ मिनिस्टर मिस्टर पिनरई विजयन ने नव केरलम इनिशिएटिव के तहत विकलांग व्यक्तियों से की बातचीत। इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले लोगों ने सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों की सराहना करते हुए कहा कि केरल अब दिव्यांगों के लिए मित्रतापूर्ण राज्य बन चुका है। सीएम ने अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला और विकलांगों के लिए 4% की नौकरी के आरक्षण की भी काफी तारीफ की है। इस क्षेत्र में और काम करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए सीएम ने आगे समस्या के तत्काल निवारण और मैनिफेस्टो में जानकारी शामिल करने के लिए सुझाव भी लिए। प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे, जैसे सार्वजनिक परिवहन और गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर डिसेबल्ड लोगों की पहुंच को बढ़ाना, RPWD अधिनियम को त्वरित लागू कराना और ऐसे ही कुछ विचारणीय सुझाव। मिस्टर P विजयन ने ये सारे सुझाव ध्यान से सुने और हर एक सुझाव का जवाब भी दिया। श्री विजयन ने कुछ मुद्दों पर तत्काल सुझाव देने का वादा किया और बाकी मुद्दों को LDF घोषणा पत्र में शामिल करने के विचार पर भी आश्वासन दिया। दोस्तों, मुझे लगता है ऐसे प्रोग्राम्स हर राज्य में होने चाहिए और नियमित तौर पर होने चाहिए। चलिए दोस्तों, मुड़ते हैं केरल की ओर। केरल के चीफ मिनिस्टर मिस्टर पिनरई विजयन ने नव केरलम इनिशिएटिव के तहत विकलांग व्यक्तियों से की बातचीत। इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले लोगों ने सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों की सराहना करते हुए कहा कि केरल अब दिव्यांगों के लिए मित्रतापूर्ण राज्य बन चुका है।
सीएम ने अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला और विकलांगों के लिए 4% की नौकरी के आरक्षण की भी काफी तारीफ की है। इस क्षेत्र में और काम करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए सीएम ने आगे समस्या के तत्काल निवारण और मैनिफेस्टो में जानकारी शामिल करने के लिए सुझाव भी लिए। प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे, जैसे सार्वजनिक परिवहन और गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर डिसेबल्ड लोगों की पहुंच को बढ़ाना, RPWD अधिनियम को त्वरित लागू कराना और ऐसे ही कुछ विचारणीय सुझाव। मिस्टर पी विजयन ने ये सारे सुझाव ध्यान से सुने और हर एक सुझाव का जवाब भी दिया। श्री विजयन ने कुछ मुद्दों पर तत्काल सुझाव देने का वादा किया और बाकी मुद्दों को LDF घोषणा पत्र में शामिल करने के विचार पर भी आश्वासन दिया। दोस्तों, मुझे लगता है ऐसे प्रोग्राम्स हर राज्य में होने चाहिए और नियमित तौर पर होने चाहिए। दोस्तों, जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की शुरू की गई टोल फ्री हेल्पलाइन किरण के बारे में। मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स और अन्य मानसिक समस्याओं पर देगी टेली काउंसलिंग। ये हेल्पलाइन 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध रहेगी 13 अलग अलग भाषाओं में। इस पर साइकाइट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स और रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स आपको दे सकेंगे तत्काल सहायता, प्राथमिक चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाएं। हेल्पलाइन किरण से जुड़ने के लिए डायल करें 1-800-599-0019। दोस्तों, फिर से बता दें आपको, किरण हेल्पलाइन का नंबर है 1-800-599-0019। चलिए अब लेते हैं जानकारी कुछ टॉप लेवल के इंडोर बोर्ड गेम्स की। दोस्तों, फरवरी को लो विजन अवेयरनेस का महीना कहा जाता है। इस दुनिया में लाखों लोग, बच्चे और बूढ़े लो विजन से प्रभावित हैं। कम दिखाई देने के कारण खेल खेलना भी कभी-कभी इनके लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन अब और नहीं। दोस्तों, आज हम 5 ऐसे बोर्ड गेम्स की बात करेंगे जो खास तौर पर दृष्टिबाधित या कम दिखाई देने वाले लोगों के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। हमारा पहला गेम है डीलक्स स्क्रैम्बल गेम ब्रेल वर्जन। स्क्रैम्बल गेम विभिन्न एज ग्रुप्स में काफी पॉपुलर है। इसे खेल के आप अपनी एकाग्रता और शब्दावली का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। रीजन INC द्वारा बनाया गया ये स्क्रैम्बल ब्रेल और स्पर्श चिन्हों के साथ आता है, जिसे स्पर्श करके आप खेल सकते हैं। इस बॉक्स में आता है एक रोटेटिंग गेम बोर्ड और साथ ही आपको मिलेंगे 100 लेटर टाइल्स जिन पर ब्रेल मार्किंग्स की गई है। लगभग 13 बाय 14 इंचेस का एक बोर्ड प्रिंटेड रूप में इंस्ट्रक्शंस के साथ दिया गया है। हमारा दूसरा गेम है मेटल गेम्स ऊनो ब्रेल। ऊनो का गेम किसे पसंद नहीं है। मेटल के इस ऊनो में हर कार्ड पर ब्रेल के सिंबल्स प्रिंट किए गए हैं। इस गेम को अमेरिका के सबसे पुराने और सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के साथ पार्टनरशिप में विकसित किया गया है। इसमें पैकेजिंग के साथ साथ आपको मिलेंगे 112 कार्ड्स के पूरे डेक पर ब्रेल मार्किंग्स किए हुए और unobraille.com पर ऑडियो और प्रिंटेबल इंस्ट्रक्शंस की मदद से आप इसे खेलना सीख सकते हैं। Isn't that great? दोस्तों, देखते हैं हमारा तीसरा गेम। ये है चेस सेट फॉर द ब्लाइंड। जी हाँ, इसमें नेत्रहीन चेस खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से शतरंज का बोर्ड डिजाइन किया गया है, जिसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स को छोटे छोटे डॉट्स की मदद से हाईलाइट किया गया है। इस शतरंज के सेट को स्पर्श से भी पहचाने जाने वाले टुकड़ों से बनाया गया है। इन टुकड़ों पर नंबर्स प्रिंटेड है। हमारा चौथा गेम है चेकर सेट क्लासिक टैक्टाइल। क्लासिक चेकर गेम बढ़ावा देता है मोटर कोऑर्डिनेशन, स्पर्श भेदभाव और आकार तथा स्थान पहचानने की कला को। ये विशेष सेट विजुअली डिसेबल्ड लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। लकड़ी से बने इस चेकर बोर्ड में विशेष रूप से चौकोन इंगित किए गए हैं और इनमें सभी चौकोनों के बीचों बीच कुछ छेद बनाए गए हैं, जिसमें
कि गेम के पीसेस को आप सही ढंग से रख सकते हैं। हमारा 5वां गेम है ब्रेल एंड लो विजन मोनोपोली। दोस्तों, ये क्लासिक पारिवारिक खेल है जो दुनिया भर में खेला जाता है। इसके 1000 से भी ज्यादा संस्करण है। मोनोपोली के इस वर्जन में ब्रेल और बड़े प्रिंट के साथ अतिरिक्त बड़े आकार के कार्ड्स भी दिए गए हैं। 20 इंच का ये चौकोर बोर्ड गेम कुछ इस तरह से ढाला गया है कि स्पर्श से ही रिक्त स्थानों को और कार्ड्स पर बने अंकों को पहचाना जा सकता है। फ्रेंड्स, इन गेम्स की बातें सुनकर तो मुझे अभी गेम्स खेलने की इच्छा हो रही है, लेकिन वक्त ने कर दिया है इशारा और हमें बढ़ना पड़ेगा हमारी अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों, खबर है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर्स एडवाइजरी काउंसिल की समाज कल्याण समिति ने केंद्र प्रशासन को एक मजदूर भवन और एक वृद्धाश्रम के निर्माण पर विचार करने की सिफारिश की है। दोस्तों, चंडीगढ़ में बढ़ती हुई मजदूरों की संख्या को देखते हुए समिति ने उनके लिए मजदूर भवन की मांग की है, जहां पर मजदूर वर्ग अपना रहबसर सस्ते दरों में कर पाएंगे। हाल ही में केंद्र शासित सरकार के एक गेस्ट हाउस में पूर्व सांसद श्री सत्यपाल जैन और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की अध्यक्षता में इस विषय पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग में समाज कल्याण समिति ने विकलांगता, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह करने की मांग की है। साथ ही साथ इस मुद्दे को फिर से उठाने के लिए सरकार से प्रस्ताव मंजूर करने के लिए भी कहा है। समिति ने चंडीगढ़ में बढ़ती हुई भिखारियों की संख्या पर भी चर्चा की। इस मामले में पैनल ने अधिकारियों से इस संबंधी सर्वेक्षण करके आंकड़े इकट्ठा करने के लिए आदेश जारी किए। इनमें बच्चों की संख्या पर विशेष कार्रवाई करके इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने को भी कहा गया है। दोस्तों, चंडीगढ़ को बेगर फ्री यानी भिखारियों से मुक्त बनाने की दिशा में ये काफी अच्छा कदम है। श्री जैन ने कहा कि बैठक में कई सामाजिक मुद्दों पर समिति से चर्चा हुई और उन्होंने चंडीगढ़ में एक वृद्धाश्रम की आवश्यकता होने पर भी मंजूरी जताई। फ्रेंड्स, इस खबर ने तो चंडीगढ़ के आने वाले अच्छे दिनों की एक झलक हमें दे दी है। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के प्रेसिडेंट श्री शिरीष देशपांडे का मैसिव हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। रेडियो उड़ान की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि। रेडियो उड़ान की पूरी टीम उनके परिवार के साथ है। बिहार के बांसबीह में काशीराम आवास में एक दिव्यांग वृद्ध का शव पड़ा हुआ मिला है। ऐसा बताया जा रहा है कि यह दिव्यांग 3 दिन पहले से ही मरा हुआ था। बांसबीह के वार्ड नंबर 9 निवासी श्याम बिहार भक्त को काशीराम आवास, जो कि वार्ड नंबर 15 में है, आवंटित था। वे 75 वर्षीय वहीं रहते थे, लेकिन पिछले 3 दिन से उसके कमरे में कोई हलचल नहीं हुई थी। आस पड़ोस के लोगों ने जब आवाजें लगाई और कोई हलचल न पाई तो पुलिस को सूचित किया गया। दरवाजा तोड़े जाने पर दिव्यांग वृद्ध का शव कमरे में पाया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि यह दिव्यांग वृद्ध पिछले 3 या 4 दिन से मरा हुआ था। दिव्यांग वृद्ध का एक पुत्र नंदलाल भक्त पटना में रहता है, जिसे सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरी दुनिया में समय समय पर एक्सेसिबिलिटी की ओर नए नए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में वेरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने एक ऑडियो टेक्स्ट कंटेंट इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया है। यानी यह ऑडियो लाइब्रेरी का एक आइडिया है जिसके मुताबिक सभी तरह का फिजिकल व डिजिटल अवेलेबल कंटेंट ऑडियो फॉर्मेट में वेरी ऐप पर अवेलेबल रहेगा। यह ऐप विजुअली इंपेयर्ड के लिए पूरी तरह एक्सेसिबल है और मोबाइल व पीसी दोनों के लिए अवेलेबल है। इस ऐप को www.very.com से पीसी के लिए और एंड्रॉइड गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉइड के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। यह ऐप बिल्कुल एक्सेसिबल और बहुत आसान है। फाउंडर ऑफ वेरी श्री अविनाश सिंह का कहना है कि 5वीं क्लास में पढ़ने वाला वह बच्चा जो सिर्फ मोबाइल ऑपरेट करना जानता है भी इस ऐप को चला सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट www.very.com, मोबाइल नंबर 9621114119। मैं रिपीट करता हूं 9621114119।
उत्तर प्रदेश में गोरखपुर प्रयागराज राजमार्ग पर फूलपुर ग्राम पंचायत नेहरू बाजार के निकट एक महिला दिव्यांग होने का नाटक करते हुए अपने बच्चों से भीख मंगवा रही थी। जब कुछ कामगारों व दुकानदारों को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी तो वहां भीड़ जुट गई। महिला को तुरंत पुलिस को गिरफ्तार कराया गया। पुलिस ने महिला को थाने ले जाकर पूछताछ की तो पता चला कि वह आंखों से पूरी तरह देख सकती है, यानी वह दृष्टिवान है, लेकिन परिवार में 10 लोग होने की वजह से वह न देख पाने का नाटक करती है और अपने दोनों बच्चों से भीख मंगवाती है। उसका नाम तारा देवी है और वह वाराणसी बाबतपुर मंगारी की रहने वाली है। पुलिस ने बताया है कि किशोरों व बालकों से भिक्षाटन करवाना यानी भीख मंगवाना एक कानूनी अपराध है। बच्चों को बाल पुनर्वास केंद्र भी भेजा जा सकता है। मध्य प्रदेश के कटनी में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजकुमार उर्फ मोटा आदिवासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये फैसला जिला कटनी पॉक्सो षष्टम अपर न्यायाधीश की ओर से 9 जनवरी को आया है। अभियोजन पक्ष की यदि माने तो ये घटना दिसंबर 2018 की है। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता की मां ने एक अखबार में छपी खबर के हवाले से बताया है कि जब वह 5:30 बजे लगभग शाम को काम से घर पर वापस लौटी तो उसकी बेटी ने उसे आप बीती बताई। उसकी बेटी का कहना था कि जब वह अपने घर पर चूल्हे में आग जला रही थी तो उसी वक्त राजकुमार उर्फ मोटा उसके घर आया और उसने उसके भाई को 100 रुपए देकर तंबाकू लेने दुकान पर भेजा। इसके बाद वह उस बच्ची को उठाकर पीछे कच्चे मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत इन साक्ष्यों व तर्कों से सहमत होते हुए कटनी जिला न्यायाधीश द्वारा राजकुमार उर्फ मोटा आदिवासी को 2000 रुपए और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बिहार के मधुबनी में शराब धंधेबाजों द्वारा एक दिव्यांग व्यक्ति को गोली मार दिए जाने का मामला सामने आया है। एक अखबार के हवाले से बात करें तो ये घटना सोमवार शाम की है, जब 24 वर्षीय मनोज राम बिहार के मधुबनी के बरात गांव में रमजान कुटी के नजदीक स्पेशल शेड में बैठा था। वहीं 24 वर्षीय इस मनोज राम को शराब धंधेबाज बाइक से आए और गोली मारकर फरार हो गए। मनोज राम को जल्द ही निजी अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मंगलवार की सुबह लोगों द्वारा रामपट्टी सड़क को जाम किया गया और मनोज राम को उचित मुआवजा व अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। पुलिस के वहां पहुंचने, अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी और मनोज को मुआवजा दिए जाने के आश्वासन के बाद सड़क से जाम को हटाया गया। एक अखबार की माने तो मनोज राम सोमवार शाम मनोज राम बैठा था। कुछ शराब धंधेबाज बाइक पर आए और मनोज राम को गोली मारकर चले गए। ऐसा बताया जा रहा है कि अपराधियों की पहचान अभी नहीं की जा सकी है। सुबह होते होते इस घटना की खबर चारों ओर फैल गई और ग्रामीणों ने रामपट्टी सड़क को जाम कर लिया। ग्रामीण पुलिस पर शराब के गोरख धंधे में शामिल लोगों के साथ कार्रवाई पर उदासीनता बरतने का आरोप भी लगा रहे थे। प्रदर्शन के बाद पुलिस जब वहां पहुंची और उसने लोगों को अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, तब जाम खुला और सड़क पर आवागमन शुरू हो सका। मनोज राम ने अपने बयान में बताया है कि खजौरी से पंदरोल की ओर 2-3 बाइक सवार शराब के कार्टन लाद कर ले जा रहे थे। उसके साथियों ने सोमवार को उन्हें रोका और वे डर कर शराब के कार्टन वहीं छोड़कर भाग गए। उसके साथियों ने शराब के कार्टन को झाड़ी में फेंक दिया। शाम को जब वे लोग शराब की खोज में वापस लौटे तो रमजान की कुटी के पास उन्होंने मनोज राम को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मनोज के इसी बयान के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है। आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। अब समय है आर ओपिनियन सेगमेंट का। आइए चलते हैं दानिश महाजन के पास। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में मैं दानिश महाजन आपका स्वागत करता हूँ। फरवरी का महीना और फरवरी का महीना लो विजन अवेयरनेस मंथ के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। यूं तो कई टॉपिक्स थे, कई नेशनल इंस्टीट्यूट का मर्जर किया जा रहा है हमारे, उस पर भी हम बात कर सकते थे। अभी मेरे को जो एम्प्लॉयमेंट जो आइडेंटिफाइड जॉब्स की हैं गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर भी आपके साथ बात करनी है, फिर करूंगा। लेकिन मुझे लगा क्योंकि लो विजन हम लोगों से रिलेटेड है और ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि फरवरी लो विजन अवेयरनेस मंथ होता है, तो इस पे बात करते हैं। बेसिकली लो विजन अवेयरनेस मंथ का उद्देश्य यही है कि जिनकी लो विजन है उनको विजन रिहेबिलिटेशन के बारे में बताया जाए। उनको बताया जाए कि कैसे वो अपनी साइट को बचा के
काम कर सकते हैं, कैसे जो उनकी बची हुई साइट है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कई ऐप्स है लो विजन लोगों के लिए, जैसे एरियन GSP है जिसपे वो गूगल मैप से लोकेशन पता कर सकते हैं, उनके लिए है। सुपर सेंस है जिससे वो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। ब्लाइंड बार्गेन्स है जहां वो शॉपिंग कर सकते हैं, डील्स दे सकते हैं, टॉकिंग चीज़ें ले सकते हैं। फिर टॉकिंग टाइपर है जिसपे वो टाइप कर सकते हैं, ये सबके लिए है। ऑडिबल है जो अमेजोन का बुक सर्विस है। तो ऐसी कई ऐप्स है जिसको यूज़ करके वो अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि लो विजन एक ऐसी सिचुएशन है जहां लो विजन उसको कहते हैं कि जिसमें चाहे हम स्पेक्स पहन लें या सर्जरी कर लें, मेडिसिन खा लें, उससे विजन इम्प्रूव नहीं होती है। तो उस कंडीशन को उन्होंने डिफाइन किया है कि ये लो विजन होती है जो ग्लासेस, मेडिसिन या सर्जरी से ठीक नहीं होती है। ज़्यादातर ये सीनियर लोगों में, जो ओल्ड होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। लेकिन हम तो इस कम्युनिटी से हैं तो बहुत सारे जो पार्शियल लोग हैं हम देखते हैं। इसके कई कारण हैं, एल्वेनियम है, RP है, ग्लूकोमा है। तो जैसा मैंने बताया कि लो विजन होने के कई रीज़न हो सकते हैं, चाहे वो ग्लूकोमा हो, RP हो, ऑप्टिक नर्व का डैमेज होना हो, शुगर के कारण भी कई लोगों को विजन प्रॉब्लम आती है जिससे लो विजन हो जाते हैं। तो लो विजन को समझने के लिए कि विजन रिहेबिलिटेशन क्या होता है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे बात करें, जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए काम कर रहे हैं उनसे बात करें। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इसको समझना। बहुत सारे लोगों को विजन रिहेबिलिटेशन की नॉलेज नहीं होती है और जो उनकी थोड़ी साइट होती है वो भी चली जाती है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए आजकल कई ऐप्स है जैसे मैंने बताया। तो इसमें लो विजन लोगों की काफ़ी दिक्कतें होती है, ना वो ब्लाइंड में आते हैं ना वो साइटेड में आते हैं। तो कई बार लोग उन्हें मानते ही नहीं है कि ये इनको डिसेबिलिटी है। कई तरह का डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस करना पड़ता है। तो जो फरवरी का महीना है, इस महीने कोशिश यही है कि जो हम अपने आसपास के लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर लाइन में हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उन्हें इसके बारे में जागरूक करें कि ये एक बड़ी समस्या है जिसके कारण इनको कई तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो जितने भी लो विजन मेरे दोस्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो विजन रिहेबिलिटेशन के बारे में स्टडी करें। नेट पे काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। कौन कौन सी ऐप्स हैं जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, तो आप अपनी साइट को बचा सकते हैं। तो इन तमाम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप अपनी साइट को बचा सकते हैं। अगले सप्ताह किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई खबरों के साथ और फिर करियर काउंसलिंग में किसी नई करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। आपको सुनते रहना है रेडियो उड़ान और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर हमारे पुराने एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे और कम्युनिटी कलर्स को भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और साथ ही में आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पर, मुझे पर्सनली ज्योति@radioudan.com पर। और दोस्तों, रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप फीडबैक फॉर्म फिल करके अपनी कोई भी जानकारी या फिर सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।